एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से आप लोगों के बहुत ज़्यादा पूछने से कि मैम आप हम लोग को हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं तो अब नया सेक्शन लगा दीजिए क्लास 10th के लिए। तो चलिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं बना पा रही थी, बट अब मैं रेगुलर बना रही हूँ और पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड की हूँ। तो अगर आप और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर चैनल को विजिट कीजिए पूरे अच्छे से। उसमें देखिए कि कौन से चैप्टर है, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर से मैच द फ्लोइंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। भाई देखो, सबसे पहले अपना फंडा तो सिंपल है, पता है क्या, कि सब लोग तो शुरू से पढ़ाता है, तो हम लोग इस बार शुरू से तो हम लोग बहुत पढ़े हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बैक से पढ़ेंगे, ठीक है। जो पीछे से हमारा चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है मतलब पीछे का चैप्टर जब एग्ज़ाम पास आता है ना तो पीछे का चैप्टर छोड़ देते हैं कुछ और पहले का चैप्टर। तो हम चाह रहे हैं कि अभी मिड में है हम लोग, मतलब ईयर में है, तो सोच रहे हैं कि हम लोग पीछे से पढ़े ताकि बच्चा भूले नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर देने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए, और एनसीईआरटी बुक के अलावा आपके एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आता है। मतलब अगर कोई बोलता है ना कि ये रेफरेंस बुक बना लो, ये बुक बना लो, वो बुक बना लो, नथिंग, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप मुझे सुनो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरे को मत सुनो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो फैक्ट है, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी ना तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी बहुत लोगों ने बुक बताया और मैं इधर उधर भटक गई। बट मैं आपको सही में बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, अदर चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू डू एनीथिंग, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो चलो पूरे जोश और जुनून के साथ एनसीईआरटी बुक रखो, पास में हाइलाइटर रखो या फिर पेंसिल रखो, हाईलाइट करते जाओ फटाक, ठीक है। तो इसमें हमको 3 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। 3 लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और एक लेक्चर आएगा आपका समरी लेक्चर, जिसमें आपके टॉपिक कवर किए रहेंगे, और उस टॉपिक में ये होगा कि मेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जब आपका चैप्टर लेक्चर खत्म हो जाएगा ये, तो उसके बाद अपलोड होगा, ताकि आपका एक रिवीजन सेशन चले, और उसके बाद 1 वीक के बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ताकि देखेंगे कि आपको याद है कि नहीं। और उस लेक्चर को आपको टेस्ट के फॉर्म में देना है, मतलब मैं क्वेश्चन करूंगी, आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग आज पढ़ते हैं। चलो देखो क्या है। पहला, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस का मतलब क्या होता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि भाई मीडिया का बहुत बोलबाला है, मीडिया है तभी हम आपको ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आप हमको ऑनलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब पे पढ़ ले रहे हो, और मतलब आजकल देखो तो कोई भी न्यूज़ है, अगर कोई भी न्यूज़ रह रहा है तो फैल जा रहा है, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मतलब सोशल मीडिया का तो पूरा तरफ। आजकल छोटा बच्चा को देखो ना तो उसके पास भी फ़ोन होता है, वो भी हर चीज़ जानने लग जाता है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जब अपने दादा से पूछना, अपने दादा दादी से, कि उनके समय में ना कुछ ऐसा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो उनको ये पता नहीं लगता था कि कहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है, दुनिया कैसे चल रहा है, क्या नहीं, तो कुछ भी न्यूज़ नहीं मिलता था। जैसे कि आजकल कुछ भी हो रहा है तो आपको न्यूज़ फटाक से मिल जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे पुराने ज़माने में लोग को न्यूज़ नहीं मिलता था कि कहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है अपने देश में, देश कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो इसकी वजह से प्रेस था, उस समय पे प्रेस आया। प्रेस क्या था कि वो मीडिया की तरह था कि कोई भी न्यूज़ को लेता था और लोगों के पास पहुंचाता था, शुरू स्टार्ट हुआ। और संस्कृति, हमारा संस्कृति क्या है, इंडियन कल्चर क्या है कि जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि वुमेंस है, वुमेंस को इंडियन वुमेंस को साड़ी में देखना अच्छा लगता है, हमारा इंडियन कल्चर अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरह संस्कृति हम लोग अपने अपने चीज़ों को अपनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, प्रेम की भावना, हमारे तुम्हारे बीच एक प्रेम की भावना है, मतलब कि प्रेम की भावना, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। अब मान लो कि तुम मेरे को नहीं जानते हो, पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हो। कैसे कि हम तुम्हारे टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं तुमको, तो तुमको ज़रूरत पड़ा, इस तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरा चीज़ कह सकते हैं, राष्ट्र के प्रति जो हम लोग को भावना होती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या है, 1 मिनट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ओके। क्या है कि आज के वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहा है, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का क्षेत्र हो या मनोरंजन का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो। इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रहा है। आज की दुनिया में छपाई के पूर्व की स्थिति
कि सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, जहाँ मनुष्य परिवर्तनकारी घटनाओं से तुरंत परिचित नहीं होता था और ज्ञान एवं सूचना के अभाव में मानव तार्किक मानवीय प्रकृति और मानवीय प्रवृत्ति के विकास से वंचित था। मतलब देखो, इस पूरे लाइन के कहने का मतलब क्या है कि अभी जो है हम लोग अच्छे से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का पता लग जा रहा है, लेकिन वर्तमान युग को देखा जाए तो हम प्रेस के बिना उस विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। इस चीज़ की हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते हैं। और देखो, प्रेस क्या है, प्रेस जो है हमारे जीवन के हर एक पहलू को बताता है। प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष क्या है, किसी न किसी रूप से वो हम लोग को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो सूचना का क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। आज आप यूट्यूब पे सर्च करो कि कोई भी चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको पढ़ाई के बारे में सर्च करना है, जैसे आप 10th में हो तो आप 10th से रिलेटेड अपना टॉपिक ढूंढोगे तो ईजिली मिल जाएगा, लेकिन पहले के लोगों को नहीं मिलता था कुछ भी। तो रोजगार हो गया, मनोरंजन हो गया, सूचना हो गया, इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रही है। मतलब इससे सामने से देखा जाए तो एकदम बोल सकते हैं अच्छे से दुनिया इस चीज़ से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। आज की दुनिया की जो स्थिति देखा जाए तो छपाई से पहले जो की जाती थी, वहाँ पर क्या होता था कि इंसान को बहुत वेट करना पड़ता था किसी चीज़ के लिए। मान लो कोई न्यूज़ लेना है, पहले क्या होता था कि कोई इंसान जो है बाहर रहता है, ठीक है, वो इंसान का डेथ भी हो गया है, ठीक है, तो वो अभी उसका तबीयत, मान लो कि उसका तबीयत खराब चल रहा है, अभी तबीयत खराब हो गया है, तब उसी समय डाक से क्या है, लेटर लिख दिया जाता था और वो चीज़ पहुंचने में 3-4 दिन लगता था, तब तक इंसान का डेथ हो गया है। तो ऐसे क्या होता था कि लेट न्यूज़ पहुंचता था, बहुत दिक्कत होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि चूँकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखो कितना अच्छा लाइन बोला गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी किसी चीज़ का आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है। मतलब मान लो कि हम लोग जैसे जंगल में रहते थे, ठीक है, हम लोग के पास कपड़ा नहीं था, हम लोग पेड़ पौधों के छाले पहन के रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे जब इंसान को लगा कि भाई कपड़े पहनने चाहिए तो आविष्कार हुआ ना, कपड़ा का हुआ, उद्योग बने, ये सारी चीज़ें, मतलब धीरे धीरे सब चीज़ होने लगा। तो इस तरह से जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ा जिस चीज़ का, वैसे वैसे क्या होने लगी, आविष्कार होने लगा। ठीक है, तो इसीलिए इस लाइन से क्लियर समझ में आ रहा है कि आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। अतः सूचना की आवश्यकता ने आविष्कार हेतु ज्ञान जगत में प्रेरित किया है। और इसी तरह देखा जाए तो सूचना की जब आवश्यकता बढ़ी, भाई हमको मान लो कि न्यूज़ का ज़रूरत है, हमको भाई जानना है कि भारत में क्या हो रहा है, मान लो कि इलेक्शन हो रहा है, तो हमको ये जानना है कि मान लो कि बिहार है, हम लोग का बिहार है, बिहार में कौन सा जो है दल जीत रहा है, कौन सा नहीं जीत रहा है। तो ये सारा न्यूज़ जो है पहले के लोग को नहीं मालूम चलता था। तो अब तो हम इजीली घर में टीवी चला देते हैं, आराम से बैठ के देखते हैं पॉपकॉर्न लेकर ठीक है, तो आराम से हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि सूचना की आवश्यकता जैसे जैसे हम लोग को पड़ी, वैसे वैसे जो है ज्ञान जगत में प्रेरित हुआ। मतलब जैसे हम लोग को मान लो कि तुमको ज्ञान का ज़रूरत है, तो तुमको जब ज्ञान का ज़रूरत है तो धीरे 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 सूचना मिलते गई, इन्फॉर्मेशन आते गए, आप लेते गए, आते गया लेते गए, तब ना आप जाके सूचना बहुत ज़्यादा फैल गया। आज आप सोशल मीडिया पर कुछ भी सर्च करो, आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हालांकि यह आविष्कार कोई अचानक या एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि सदियों के अनवरत विकास की कर्म की कहानी है। पूरे विश्व की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर रख दिया। छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है। ठीक है, क्या है, आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली का एक नया आयाम प्रदान किया। देखो मतलब हम कह सकते हैं कि सूचना का जो आविष्कार हुआ है वो एक दिन का नहीं है, मतलब वो बहुत सदियों से चली आ रही है भाई, ये तो है। पूछो क्यों? मान लो उस ज़माने में हम लोग के दादा दादी के टाइम में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ से न्यूज़ आएगा, कैसे आएगा। अब मान लो अभी तक वो लोग, मेरे दादा दादी हैं, वो लोग जीवित हैं और वो लोग वो टाइम देखे हुए हैं जब उन लोग के पास कुछ भी नहीं था, मतलब उन लोगों को कुछ सूचना ही नहीं पता होता था, हमारे दादा दादी को हमारे दादा दादी को। और अभी टाइम में वो बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो वो लोग सोचो, वो लोग तो देखे होंगे ना कि कितने टाइम से ये चीज़ हो रहा है कि सूचना धीरे 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 आते गया। तो हम लोग को पता लगा कि भाई ये एक टाइम का बात नहीं है, ये सदियों से हो रहा है। देखो कोई भी चीज़ को करने के लिए ना टाइम लगता है, उसमें कोई भी चीज़ तुम करोगे तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी तरह सूचना जब आया, सूचना का आविष्कार हुआ, तो भाई सदियों से वो चलते आ रहा है। ठीक है, और देखो कैसे इसको कंपेयर किया गया है कि सूचना का महत्व जो है, छापा खाना
ये छापाखाना का जो आविष्कार हुआ, मतलब न्यूज़पेपर छापा जाता है ना, तो छापाखाना का जब आविष्कार हुआ तो इसका महत्व जो है आग, पहिया और लिपि की तरह है। मतलब आग की तरह फैल जाएगा, पहिया की तरह एकदम घूमते घूमते पता लग जाएगा कैसे ना कैसे। लिपि, भाई लिपि रहेगा तभी तो कोई चीज़ कोई जान पाएगा, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, अशोक का अभिलेख है। भाई मुझे भी पढ़ने नहीं आ रहा है ये क्या है चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम लोग चल रहे हैं इंटरमिशन में, ठीक है, पढ़ने के लिए। चलो देखो क्या है, मुद्रण का इतिहास बुटीन वर्ग तक। मानव सभ्यता के आदिकाल में मनुष्य जो देखता था उसे अपनी स्वाभाविक विधि तथा अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार से अंकित करने का प्रयास करता था। देखो मानव सभ्यता में क्या था, आदिकाल में जब मनुष्य कोई चीज़ देखता है तो वो स्वाभाविक है कि अपनी बुद्धि और अपने अनुभव के हिसाब से वो चीज़ को अंकित करता है। मतलब उस चीज़ को देखता है कि हम कैसे उस चीज़ को बना सकते हैं, कैसे उस चीज़ को और अच्छा कर सकते हैं। तो यही इस लाइन के कहने का मतलब है कि ये मानव सभ्यता की प्रवृत्ति है कि मतलब कोई भी चीज़ देखता है वो, तो वो सोचता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे सब चीज़ में आगे आविष्कार होने लगा। देखो धीरे धीरे कैसे, मतलब देखो एनसीईआरटी में यही है ना कि कैसे आपको मतलब फीलिंग्स के साथ बताता है। ये देखो कैसे बोल रहा है कि मानव सभ्यता के ये आदिकाल से में देखा गया है कि मनुष्य जो देखता है वो अपनी स्वाभाविक बुद्धि, मतलब स्वाभाविक जो स्वभाव है उस बुद्धि में और उसका अनुभव लगाता है और अनुसार विभिन्न प्रकार को अंकित करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी प्रयास करते रहो, एकदम जम के मेहनत करो, ठीक है। लेखन सामग्री के आविष्कार से पूर्व मानव चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभव एवं प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करता था तथा मिट्टी की टिकियों का उपयोग करता था। देखो पहले क्या था, लेखन जो हम लोग लिखते हैं, अभी मान लो कि ये लिखा हुआ है तब तो हम पढ़ पा रहे हैं, तुम भी पढ़ पा रहे हो। तो लेखन सामग्री को जब वो आविष्कार किया तो उस समय मानव क्या करता था कि जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, गुफा होती हैं, तो उस सारी चीज़ों पर क्या किया कि खुदाई किया, वहाँ पर चित्रण किया। पहले चित्र बनाकर लोग बताते थे कि ये क्या है क्या नहीं लिखा हुआ है। मान लो कि जैसे कि अभी मान लो ऐसे हम क्वेश्चन मार्क दिए, तो भाई तुम कैसे जान लिए कि ये क्वेश्चन मार्क ही है, ठीक है। अगर हम ऐसे इक्वल साइन देते तो तुम कैसे जान लिए कि इक्वल साइन है। तो इसी तरह लोग पहले सबसे पहले चित्रित किया गया हर चीज़ को। मान लो कि ऐसे हम बनाते हैं, ओ शिट, हाँ चलो ऐसे ये है और ऐसे हम बना दिए, ठीक है। ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा बाल है, निकल रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। तो ये तुम हो, तो तुम्हारा बाल उड़ रहा है, ये कैसे पता चल गया, ऐसे दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। तो पहले क्या था, चित्रित करके हर चीज़ को बताया जाता था, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये देखो यही है जो लकड़ी का ब्लॉक है ना, वो चीज़ बताएंगे, वेट करो, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाद में क्या है, बाद में अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रिकाओं पर चित्रित करने लगा। 105 एडी में टस प्लाई लू जो है वो चीनी नागरिक ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाया। ये देखो 105 एडी में क्या हुआ कि टस प्लाई लून जो चीनी नागरिक हैं, इनका नाम याद रखना और ये हाईलाइट कर लो, ठीक है। कपास और मलमल की पट्टियों का कागज़ बनाया। सबसे पहले जो है कपास और मलमल की पट्टियों का जो है क्या बनाया गया, कागज़ बनाया गया सबसे पहले। उसके बाद देखो फलस्वरूप कागज़ लेखन चित्रकलन एवं का एक साधन बन गया। देखो उसके बाद क्या हुआ, कागज़ जो है लेखन और चित्रकलन का एक साधन बन गया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरियन में विकसित हुई। हाईलाइट करो इसको कि मुद्रण की जो है सबसे पहली तकनीक कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो चीन में हुई थी, जापान में हुई थी, कोरियन में हुई थी, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई। 712 तक यह चीन की सीमित क्षेत्रों में फैल गया। 760 तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफ़ी बढ़ गई। ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में होने लगा। 2 छपे कागज़ के टुकड़ों को चिपकाकर एक पन्ना बनाया जाता था। लगभग 10वीं सदी के पूर्व उत्तरार्ध ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई। प्रक्रिया जो है मुद्रा पत्र पर छप गए। इसी सदी के उत्तरार्ध में असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी नकल भी की जाने लगी। देखो यही चीज़ है, देखो बताते हैं तुम लोग को क्या हुआ कि जब चीन, जापान और कोरियन में ये चीज़ विकसित हो गई तो 594 के में शुरुआत हुआ। तो उस समय लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से जो है छपाई किया जा रहा था।
712 में क्या हुआ कि चीन के सीमित जो क्षेत्र थे वहाँ पर धीरे धीरे ये सब न्यूज़ फैल गया। उसके बाद क्या हुआ, 707 ईस्वी में चीन में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। भाई कोई नया चीज़ आ रहा है जिससे आपको सूचना मिल रहा है, आपको न्यूज़ पता चल रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कहेगा नहीं भाई मुझे और ख़रीदना है, तो लोकप्रियता बढ़ेगी ही। ठीक है, तो जापान में उसके बाद आया ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग जो है अब किस में होने लगा, तो पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में। अब देखो बुक भी बनने लगा, पृष्ठ बनाया जाता है, पृष्ठ मतलब पन्ना। ठीक है, तो वो छपने लगा। कागज़ के टुकड़ों को चिपका कर एक पन्ना बनाया जाता है, कागज़ का जो टुकड़ा होता है उसको चिपका कर एक पन्ना बनाया जाता था। लगभग 10वीं सदी के उपरांत ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया जो है वो मुद्रा पत्र में भी छापे गए। उसके बाद जो ब्लॉक प्रिंटिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या होने लगी, तो वो मुद्रा पत्र में भी छपाने लगा। उसके बाद क्या है कि इसका नकल भी किया जाने लगा। भाई देखो ये जो चीज़ तो है कि कोई अच्छा करेगा ना तो उसका नकल होना ही होना है। कि लोग कहता है ना कि देखो क्या होता है, वो लोमड़ी वाला कहानी सुने हो ना कि जब लोमड़ी पहुंच नहीं पाती है उस अंगूर के पास तो कहती है अंगूर खट्टा है, ख़राब है। तो इसी तरह लोग होते हैं कि नकल भी करते हैं और कहते हैं कि भाई अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो। तो ऐसे होता था उस टाइम पे। क्या हुआ, जब लोकप्रियता बढ़ गई तो ये जो है क्या हुआ, इसका नकल किया जाने लगा। ठीक है, तो अब आप लोग भी ऐसा ही बने कि लोग आपका नकल करें, आप उदाहरण बन सको किसी के लिए। ठीक है, चलो क्या है, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। देखो मुद्रण कला और आविष्कार का अगर बात किया जाए विकास का, तो वो किसको जाता है, तो चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सोंग ने मिट्टी बनाकर मुद्रा बनाया। जो पिंग सोंग थे उन्होंने मिट्टी बनाकर मुद्रा बनाया। ठीक है, और इन अक्षर मुद्रों का संयोजन कर छाप लिया जा सकता था। बार बार अलग करके इन्हें संयोजित भी किया जा सकता था। इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। अब देखो यहाँ से नया चीज़ आ गया कि जो व्यक्ति पी सोंग थे वो मिट्टी से एक मुद्रा बना दिए। अब क्या हुआ कि इससे जो है अक्षर मुद्राओं का संयोजन का जो है छाप बनने लगा। अब इसका जो है जो हम लोग पहले पढ़ते थे, क्या पढ़े थे कि ब्लॉक प्रिंटिंग था। अब ब्लॉक प्रिंटिंग का जगह कौन ले लिया, तो ये क्या है कि जो मिट्टी से बनाया गया था ना वो। ठीक है, आगे देखो क्या है। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु खोद कर टाइप बनाए। अब देखो कोरियन लोगों ने क्या किया कि कुछ समय बाद, मतलब जो चीनी लोग बनाए थे मिट्टी के मुद्रा, उसके बाद कोरियन लोग अब क्या करते हैं कि लकड़ी और धातु को खोद करके एक टाइप बनाए। धातु के मूवेल बुल टाइपों का प्रथम पुस्तक जो है 13वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। अब देखो मध्य कोरिया में इसको छाप भी दिया गया। उसके बाद देखो क्या है, काफ़ी दिनों तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उद्योग चीनी राजतंत्र था, क्योंकि इसके सिविल के आकांक्षी लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी पड़ती थी। 16वीं सदी तक परीक्षा देने वाले की तादाद बढ़ाने से छपी किताबों की मात्रा भी उसके अनुपात में वृद्धि हुई। 17वीं सदी तक चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपी हुई सामग्रियों के उपभोक्ता अब विद्वान और अधिकारी ही नहीं बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाओं के रूप में भी एक वर्ग सामने आया। अब देखो ये अब तुम्हारे मन में तो ये सवाल आएगा कि भाई इतना सारा चीज़ हो रहा है, मान लो तुम एक कोई बिजनेस चला रहे हो। ठीक है, तुम ही हो जो प्रिंटिंग प्रेस तुम स्टार्ट किए हो, किसी को नहीं पता है। अब क्या होता है कि जो तुम काम किए हो सबको पसंद आ गया, तुम वायरल हो गए। जैसे तुम्हारे लैंग्वेज में बोले तो तुम वायरल हो गए। ठीक है, तो तुम वायरल हो गए तो तुमको बहुत पैसा मिल रहा है। अब भाई सब लोग तुमको पसंद कर रहा है तो क्या होगा भाई, तुम तो बहुत अमीर बन जाओगे। है तो अमीर बन जाओगे। तो इसी तरह क्या हुआ कि जब प्रिंटिंग प्रेस था तो जो इसको चलाया था, ठीक है, तो वो लोग बहुत अमीर बन गए थे। और इस तरह से देखा जाए तो जो अमीर होता है वो एक अलग रूप में सामने आया। ठीक है, मतलब वो बहुत अमीर है तो भाई अलग ही उसका रुतबा होगा। 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने हेतु संधाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बना दिया गया। अब देखो ऐसा मांग होने लगा ना कि संधाई जो है प्रिंटिंग प्रेस का एक नया केंद्र बनाया गया और हाथ की छपाई की जगह अब यांत्रिक छपाई होने लगी। वाह, देख रहे हो। अब देखो ये जो है क्या है, यूरोप में आरंभ गुटेन वर्ग की भूमिका, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि 25 मिनट का वीडियो हो गया है और तुम लोग बोर तो हो रहे होगे। चलो अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आप लोग अभी बस ये बेसिक बताए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक।
अभी आओगे ना कल की वीडियो में, उसमें तो डीपली पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे कि तुमको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ओके, तो चलो अभी के लिए बाबा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच।